क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में प्यास लगने पर खुद पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का प्रमुख शिल्पकार बना। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की ऐसी गाथा है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्मा बालक अपने अदम्य संकल्प, असाधारण प्रतिभा के बल पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बना, एक महान विद्वेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के हर एक संघर्ष को समाज के परिवर्तन का माध्यम बना दिया है। लेकिन समाज में परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। आइए चलते हैं 19वीं सदी के अंत में एक छोटे से सैन्य गांव में, जहां पर जन्मा एक बालक भविष्य में करोड़ों लोगों की उम्मीद बनने वाला था। 14 अप्रैल 1851 मध्य प्रदेश के महू सैन्य छावनी में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और अनुशासन तथा शिक्षा का महत्व समझते थे। माता भीमाबाई धार्मिक संस्कार की महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन शिक्षा के महत्व को भली भांति समझता था। हालांकि भीमराव का जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहाँ जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना आम बात थी। बचपन से ही उन्हें अपमान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जब वे स्कूल जाते तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। कई बार उन्हें अपनी बोरी साथ ले जानी पड़ती थी ताकि उसी पर अलग बैठकर पढ़ सकें। यदि प्यास लगती तो वे स्वयं घड़े को छूकर पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जांच का कर्मचारी या चपरासी मौजूद होता तभी उन्हें ऊपर से पानी पिलाया जाता। यदि कोई न होता तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता। इन घटनाओं ने भीमराव के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कठिनाइयों के बावजूद उनकी पढ़ाई लगातार आगे बढ़ती रही। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। 1907 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से संबंध एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय यह उपलब्धि उनके समाज के बहुत कम लोगों को प्राप्त थी। आगे चलकर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान बड़ौदा रियासत के शासक महाराजा सयाजी गायकवाड़ तृतीय ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। यह निर्णय भीमराव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 1913 में वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्हें पहली बार ऐसा वातावरण मिला जहां उनकी पहचान उनकी जांच से नहीं बल्कि उनकी योग्यता से होती थी। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और विधि का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज इनमें अध्ययन, अर्थशास्त्र और विधि के क्षेत्र में उच्च योग्यताएं प्राप्त की। विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत लौटे। उनके सामने सुनहरा भविष्य था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत सफलता के बजाय समाज के उन करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष का मार्ग चुना जो सदियों से शोषित थे। देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत लौट आए। वो चाहते तो उच्च पद और आरामदायक जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कठिन रास्ता चुना, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का। अब उन्हें शिक्षा से मिली शक्ति सामाजिक परिवर्तन का कारण बनने वाली थी। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकांवरी सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति संगठित करना। बाबा साहब का स्पष्ट संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष आगे चलकर एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का आधार बना। सन 1927 में उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ के ऐतिहासिक चावदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि समान नागरिक अधिकारों की घोषणा। डॉक्टर अम्बेडकर उनके हजारों समर्थकों ने सार्वजनिक तालाब से पानी लेकर यह संदेश दिया कि सार्वजनिक संसाधनों पर हर नागरिक का समान अधिकार है। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान सामाजिक असमानता की ओर आकर्षित किया। इसी वर्ष 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति दहन का आयोजन किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं था, बल्कि उन सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध करना था जिन्हें वे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले मानते। यह घटना सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। इसके बाद उन्होंने नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वर्षों तक चले इस आंदोलन ने सामाजिक स्थलों पर समान अधिकार की मांग को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में दलित समाज का प्रतिनिधित्व किया
उन्होंने वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी ताकि उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। सन 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड के बाद महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। कई दौर की बातचीत के बाद डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। इन आंदोलन और संघर्षों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केवल एक समाज सुधारक नहीं बल्कि करोड़ों वंचित लोगों की आवाज बना दिया। अब उनका संघर्ष केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं था, आगे चलकर यही संघर्ष उन्हें भारतीय राजनीति और संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तक ले जाने वाला था। लगातार के संघर्ष और आंदोलन ने एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि समाज की सोच बदलना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कानून और शासन में समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक न्याय भी अन्याय बनकर रह जाएगा। यही सोच बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक आंदोलन से राजनीति और फिर संविधान निर्माण तक ले गई। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से करोड़ों वंचित लोगों की आवाज बन चुके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब समझ चुके थे कि केवल सामाजिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में स्थायी समानता स्थापित करनी है तो राजनीतिक भागीदारी और कानून में भी समान अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सन 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस राजनीतिक दल का उद्देश्य केवल अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि किसान, मजदूरों और समाज के सभी वंचित वर्गों के हितों की आवाज बनना भी था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में उनकी पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और डॉक्टर अंबेडकर एक प्रभावशाली विपक्षी नेता के रूप में उभरे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में उन्हें तत्कालीन वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने श्रमिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। 8 घंटे का कार्य दिवस, कर्मचारियों के कल्याण, मातृत्व लाभ और श्रमिक अधिकारों से जुड़े कई निर्णयों ने भारत की श्रम नीतियों की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और एक नए राष्ट्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अब सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसा संविधान बनाना जो विविधताओं से भरे भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने और 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसा संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में सैकड़ों बैठकों और हजारों संशोधनों पर गंभीर चर्चा हुई, जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी विधिक विशेषज्ञता और तार्किक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद संविधान का अंतिम मसौदा तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यही वह ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय इतिहास में भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में अमर कर दिया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी उनका सामाजिक सुधार का अभियान समाप्त नहीं हुआ। आगे उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय और घटनाएं होने वाली थी। देश को आजादी मिल गई थी, देश को अपना संविधान मिल गया था, देश को लोकतांत्रिक आधार मिल गया था, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। अब उनका संघर्ष था संविधान में निहित न्याय और समानता के कानूनों को समाज में उतारना। ऐसे समय में ही उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने समाज और राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही एक नए भारत की शुरुआत हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बने। अब उनकी जिम्मेदारी केवल संविधान के निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे व्यवहार में लागू करने और देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की भी थी। कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। इस विधेयक में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक से जुड़े कानूनी अधिकार तथा उत्तराधिकार में समानता जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल थे। उस समय यह प्रस्ताव अपने दौर से काफी आगे माना जाता था, लेकिन संसद और समाज के एक बड़े वर्ग ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। लंबे समय तक बिल पारित न होने और पर्याप्त राजनीतिक समर्थन न मिलने से डॉक्टर अम्बेडकर निराश हुए। अंततः 27 सितंबर 1951 को उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि यदि सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक कानून ही पारित न हो सके तो पद पर बने रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस्तीफे के बाद भी उन्होंने लेखन, अध्ययन और सामाजिक सुधार
का कार्य जारी रखा। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म और सामाजिक समानता पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। अपने अंतिम वर्षों में उनका ध्यान विशेष रूप से बौद्ध दर्शन की ओर केंद्रित हुआ। उनका विश्वास था कि समानता, करुणा और मानव गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण के लिए बौद्ध धर्म एक प्रभावी मार्ग प्रस्तुत करता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक समारोह में उनके साथ लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता, आत्मसम्मान और मानव गरिमा की दिशा में एक ऐतिहासिक आंदोलन था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज थंब का लेखन पूरा किया, जिसे उनके निधन के बाद प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक आज भी बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। लेकिन लगातार कठिन परिश्रम और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उनका जीवन अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। कुछ सप्ताह बाद भारत ने अपने महान संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दूरदर्शी विचारक को हमेशा के लिए खो दिया। कानून मंत्री के रूप में उनका कार्य, सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष और जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के उनके ऐतिहासिक निर्णय ने उनके जीवन को नई दिशा दी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय आगे बढ़ता जा रहा था। लगातार कठिन परिश्रम और संघर्ष की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया और अब समय आ गया जब उनके जीवन का अध्याय समाप्त होने वाला था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कुछ ही सप्ताह बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। वर्षों की कठिन मेहनत, निरंतर अध्ययन और सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। फिर भी वे अपने अंतिम दिनों तक लेखन और सामाजिक चिंतन में सक्रिय रहे। 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली स्थित उनके निवास 26 अलीपुर रोड पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। यह समाचार पूरे देश में शोक की लहर बनकर फैल गया। करोड़ों लोगों ने अपने उस नेता को खो दिया जिसने उन्हें केवल अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना भी सिखाया था। उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया, जहां लाखों लोगों ने अंतिम दर्शन किए। मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज चैत्य भूमि देश के प्रमुख स्मारकों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला बने हुए हैं। भारतीय संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत आज भी देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा में भी उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। आज देश भर के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, स्मारक, सड़कें और अनेक सरकारी संस्थान उनके नाम पर स्थापित हैं। हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है, जबकि 6 दिसंबर को लाखों लोग उन्हें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार ही नहीं थे, वे एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, समाज सुधारक और दूरदर्शी चिंतक भी थे। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान अवसर, सम्मान और न्याय प्राप्त कर सके। आज उनकी शिक्षा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके विचार समय के साथ और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण, समता मूलक और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की दिशा दिखाते रहेंगे। उनका जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी सोच कभी समाप्त नहीं हो सकी। वो आज भी जीवित है हम सबके विचारों में। उनके विचारों की यात्रा आज भी भारत के संविधान में, भारत की राज व्यवस्था में और भारत के समाज में दिखाई देती है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियां चाहे जितनी ही विकट क्यों न हो, परिश्रम, शिक्षा और न्याय के प्रति समर्पण इतिहास बदल सकता है। उनका जीवन केवल एक महापुरुष की जीवनी नहीं है, बल्कि समानता, न्याय और लोकतंत्र का जीवित प्रमाण है। समाज की जो सोच है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरे लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए और समाज के हर उस कमजोर वर्ग के लिए भगवान थे जो शोषित थे। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाबा साहेब के जीवन का संघर्ष पहुंच सके। और इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी इतिहास की कहानी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।